Hi everyone. Uh, a very good evening to all. Good evening Abhinav. Good evening Priya, Ahar, Ritik, Vidhi, everyone. Thank you very much, beta. So, am I clearly audible and visible? Am I clearly audible and visible? Video is little bit blur. Okay, beta. No audio. Just a minute. No, beta. Audio is fine. Audio should be fine. I'm just refreshing my page. एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ बेटा. हो सकता है आपको वीडियो भी क्लियर हो जाए. वीडियो इज क्लियर. ओके, दैट्स ग्रेट. तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर एक नेक्स्ट चैप्टर को. ओके ओके बेटा, देखो दो बातें मुझे आज बतानी है, दोनों बता ही दे रहा हूं मैं अभी, है ना. क्यों मैं अभी चैप्टर स्टार्ट करूं, जस्ट 2 मिनट में उन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. आई एम फाइन बेटा, है ना. तो एकदम छोटी मोटी बातें हैं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं दोनों को. सबसे पहला आपकी तरफ से तरन्नुम का क्वेश्चन था. तरन्नुम, आर यू प्रेजेंट? ओके बेटा, तो तरन्नुम का क्वेश्चन था, और भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने पूछा था कि सर रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होता है. तो रेड शिफ्ट है बेटा जब हमारी दो अलग अलग, मान लो प्लैनेट्स हैं, दो अलग अलग बॉडीज हैं, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे से अगर दूर जा रही होती हैं, ये बोथ आर मूविंग अवे अवे फ्रॉम ईच अदर, देन इन दैट केस जो वहां पे शिफ्ट होता है उस शिफ्ट को हम लोग रेड शिफ्ट बोलते हैं. रीजन क्या है, रेड शिफ्ट क्यों बोलते हो आप उसको? रेड का मतलब हम मानते हैं कि हमारा वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है. और वेवलेंथ इंक्रीज कैसे करेगा? दूर जाती हैं जब चीजें तो हम मानते हैं एनर्जी कम हो रही होगी, और एनर्जी कम हो रही होगी तो वेवलेंथ क्या हो रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा. E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. ई और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इस तरह से आप रिलेट करके इसे समझ सकते हो, है ना. मैंने बोला बेटा कि अगर ये दोनों दूर जा रही होंगी तो वैसे केस में हमेशा रेड शिफ्ट होगा, मतलब वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा. और अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आ रही होंगी तो वहां पे हमारा ब्लू शिफ्ट होगा, और वैसे केस में वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी. इज इट ओके? सो दूर जा रही है तो योर वॉइस इज नॉट मैचिंग विथ योर लिपसिंग. फॉर एवरीवन इज दिस प्रॉब्लम, इज फॉर एवरीवन, ये सभी की समस्या है. तो बेटा प्लीज आप एक बार रिफ्रेश कर लो, है ना. आप एक बार रिफ्रेश कर लो, इट विल हेल्प यू बेटा. ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ब्लू शिफ्ट होगा. दूर जा रहे हैं तो क्या होगा? रेड शिफ्ट होगा. और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था बेटा, ये जो अल्फा पार्टिकल वाला, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं. ध्यान से देखते हैं, है ना. ध्यान से देखते हैं उसको भी. मान लो कि हमारे पास एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, मैं इसको बता देता हूं, है ना. मान लो कि हमारे पास एक्चुअली बेटा फर्स्ट पेज में तो मैं सेमीकंडक्टर स्टार्ट करता. मैं इसको हटा दूंगा फिर, ठीक है ना. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, आफ्टर दैट आई विल रिमूव. हमारे पास मान लो कि ये मास ए था, और ए से एक स्मॉल मास जो है हमारे पास, एक फोटोन जो है हमारे पास बाहर निकल रहा है. तो अगर हम लोग फोटोन को इस साइड बाहर निकालते हैं तो इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, एंड इट्स मोमेंटम इज कंसिडर्ड एज एच बाई लैम्डा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो अगर हम इस साइड में एक फोटोन निकाले, उसके पास कुछ मोमेंटम आया, तो कंपनसेट करने के लिए हमारे पास दूसरे साइड में भी क्या होगा? सेम मोमेंटम बाहर आना चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि इनिशियली नेट मोमेंटम वाज जीरो, तो फाइनली भी नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए था? जीरो. अगर मैं इस अल्फा डिके की बात करूं, यहाँ पे ये ए था बेटा, ए से इस साइड अल्फा निकला था, तो दूसरे साइड ये क्या होता? ए माइनस 4. तो अगर इसकी वेलोसिटी को मैं यहाँ वी मानता हूं, तो क्या इसकी वेलोसिटी कुछ वी डैश होती? और मैं ऐसा कह सकता था अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 4, और यू कैन से 4 मल्टीप्लाइड बाई वी इज इक्वल टू ए माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई वी डैश. इज इट ओके? दोनों के मोमेंटम को सेम क्यों कहना होता?
राइट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव मोमेंटम होगा, देन ओनली वी विल गेट नेट मोमेंटम इज इक्वल टू 0। डन। हाँ एक्चुअली तो शुरुआत में तो रुका ही हुआ है ना बेटा, अगर नहीं होता तो बाद में भी वो चीज तो मेंटेन ही करनी पड़ती, उससे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्लोजन का केस आपने पढ़ा ही है ना, वो बिल्कुल सेम सिचुएशन है, एक्सप्लोड किया, 3-4 ऑब्जेक्ट्स बाहर निकल गए, नेट मोमेंटम शुड बी इक्वल टू 0, है ना, यही करके उस क्वेश्चन को भी करते हैं। यहाँ 2 था इसलिए थोड़ा इजी था। चलो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगर मैंने ये चीजें आपको बता दी हैं तो आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आ रहा हूँ बेटा। ओके, यू ऑल आर अटेंडिंग क्लासेस फ्रॉम 2:30। वेरी गुड बेटा, आप लोगों के पास एनर्जी बहुत अच्छी है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम, आई एम टेकिंग कंटिन्यूअसली क्लासेस फ्रॉम 2:30, है ना, तो दोनों सेम ही लेवल पे हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर तो आ जाते हैं अब यहाँ पे, तो ध्यान से देखते हैं। हाँ सेम पिंच बेटा, तो सेम पिंच है हमारा। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आई एम जस्ट स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और देखो इसका, इस चैप्टर का नाम ऐसे सेमीकंडक्टर्स भी है, तो यू कैन राइट सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, तो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर्स को आज पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है पहले तो इसको समझते हैं, है ना। हाँ एग्जैक्टली बेटा, है ना, तो अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सब्सटेंस दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर होता क्या है पहले तो ये जानना होगा, वहां पे पहुंचेंगे, लेकिन पहले मैं जब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो पहले इंट्रोड्यूस कर लूं टॉपिक को। हम लोग इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स के थ्रू ही हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायोड। एब्सोल्युटली बेटा, यू कैन से पीएन जंक्शन और डायोड, तो हम लोग पीएन जंक्शन और डायोड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ये जो पीएन जंक्शन है, इसको जब हम फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, रिवर्स बायस में लगाते हैं, ऐसे आपके लिए नए वर्ड्स हैं, आई एम जस्ट एलिमिनेटिंग इट। मैं इसके बाद आपको रेक्टिफायर्स बताऊंगा। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, मैंने एसी के समय आपको बताया था कि अगर हमें किसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो फॉर एसी टू डीसी कन्वर्सन we will use rectifiers, so we will read about rectifiers in this chapter. Okay, after completing that there are some optoelectronic devices. कुछ optoelectronic devices हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, opto means it is just connected with optics, तो optics और electronics इन दोनों का जो आपका मिक्स्ड फॉर्म होगा, हम लोग को वहां पे कुछ उससे बनने वाले डिवाइसेस को पढ़ना होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे बेटा वहां पे फोटो डायोड, हम लोग फोटो डायोड के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग सोलर सेल के बारे में स्टडी करेंगे। वहां पे हम एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, तो लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, सच टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू स्टडी देयर। आफ्टर दैट हम लोगों के पास अभी सिर्फ 2 थे बेटा, पीएन जंक्शन बनाया था मैंने 2 सेमीकंडक्टर्स को एक जगह पे मान लो मिला दिया था, या 2 अलग अलग तरह के नेचर के सेमीकंडक्टर्स मैंने बना दिए थे 2 एंड्स पे। उसके बाद अब मैं आपको तीसरे टाइप की तरफ लेकर चलूंगा, जहां पे 2 सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर जो होगा वो सैंडविच्ड रहेगा। सैंडविच देखा है ना, इस साइड से भी ब्रेड, इस साइड से भी ब्रेड, बीच में कुछ भी डाल दो, है ना, तो यहाँ भी यही होगा बेटा, 2 साइड से हमारे ब्रेड्स होंगे एक तरह के, और बीच में क्या होगा, हम एक कोई भी मटेरियल डाल देंगे जिसको सैंडविच कर देंगे यहाँ पे। इसके नाम को हम लोग जानेंगे ट्रांजिस्टर के नाम से, और ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांजिस्टर वी विल गो फॉर द लास्ट पोर्शन। द लास्ट पोर्शन इज बेसिकली नोन एज, लास्ट पोर्शन क्या है हमारा, लॉजिक गेट्स। एग्जैक्टली, तो हम लोग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जो कि बूलियन अलजेब्रा से गवर्न होती है, जहां पे हम लोग सिर्फ बाइनरी न्यूमेरिक सिस्टम को यूज में लेकर आते हैं, वैसे केस में हम कहीं पे इंफॉर्मेशंस को, हम लोग कहीं पे अपने इनपुट और आउटपुट को
किस तरह से अरेंज कर सकते हैं गेट्स के माध्यम से, वो यहाँ पे सीखेंगे. दैट इज लॉजिक गेट्स. So these are the things which we have to study in this chapter. I am starting with the first part, that is basic introductory part of semiconductor. Okay, तो मैं यहीं से आपके इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहली चीज आती है दिमाग में, सेमीकंडक्टर होता क्या है. तो सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू रीड सम एनर्जी बैंड्स. हम लोग को यहाँ पे एनर्जी बैंड पढ़ने की जरूरत होती है. एनर्जी बैंड क्या है ये जानते हैं. तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ एनर्जी बैंड्स फर्स्ट. एनर्जी बैंड्स. ओके, तो वी हैव टू टाइप ऑफ एनर्जी बैंड्स. फर्स्ट जो हमारा एनर्जी बैंड है, फर्स्ट जो एनर्जी बैंड है, इट इज नोन एज, पहले एनर्जी बैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड का मतलब हुआ, हम जानते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी भी एटम में चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं. हम लोग अगर वैलेंसी सेल में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, उनके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है, उस एनर्जी को हम लोग यहाँ पे वैलेंस बैंड की एनर्जी के नाम से जानते हैं. हम लोग उसे क्या नाम देते हैं बेटा, वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड वन. सेकेंड वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. अब ये क्या है समझाते हैं मैं आपको. देखो, ऐसे आपके लिए ये नई बात नहीं है, आपके लिए कोई नई बात नहीं थी, मैं बहुत आराम से आपको समझा सकता हूं. आपसे मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले भी डिस्कस कर रखा है. मैं एक क्लास में बैठा हुआ हूं, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों ने बदमाशी की, मैंने उनको क्या किया, बोला निकल जाओ क्लास से बाहर, है ना. तो पहले जो मेरे क्लास में जो बच्चे बैठे हुए थे हाईली एनर्जाइज्ड स्टेट में, थोड़े से नटखट वाले, उनको मैंने कहा मान लिया, वैलेंस बैंड वाला. उनकी एनर्जी हो गई वैलेंस बैंड वाली. नाउ मैंने उनको कुछ एनर्जी और दे दी, बोली भाई चल बाहर निकल जाए यहाँ से. उनको और एनर्जाइज कर दिया, और एनर्जाइज कर दिया तो क्या हो गए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो बाहर निकल गए, और अब आराम से वो शैतानी करने के लिए रिलेटिवली फ्री हो गए ना. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड. अब बिल्कुल फिजिक्स की भाषा में अगर समझा जाए तो मैं बोलता हूँ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंसी सेल में घूम रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, these are basically known as valence electrons. The energy associated with them is called valence band. And the second one is basically वही इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे वैलेंसी सेल से बाहर निकलकर फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, आराम से कंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यूज में आना शुरू हो गए, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड के नाम से जानेंगे. और वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे. Hopefully you are getting both the points now. क्या दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है. तो मैं अगर इन दोनों को डायग्राम के हिसाब से दिखाऊं, हाँ बेटा, बैंड्स आर बेसिकली एनर्जी. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप यहाँ पे, है ना. एनर्जी बैंड्स मैंने बोला ही है वही. तो मैं यहाँ बोलूंगा कि मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हमारे पास वैलेंस बैंड है. तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास. देखो ये इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. After some time, some of the electrons will just jump into the higher energy level, and this energy level is basically known as conduction band. अब इसके बेसिस पे हम लोग किसी भी सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में. कैसे करते हैं उसको समझने से पहले एक लास्ट टर्म में यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ. लास्ट टर्म इज डेल्टा Eg. That can be written as forbidden energy gap. Forbidden energy gap. ये क्या है बेटा? The energy difference between conduction band, E conduction minus E valence is basically known as forbidden energy gap. Is it okay? तो इन दोनों एनर्जी बैंड्स के बीच का जो डिफरेंस है, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर एनर्जी गैप इज बेसिकली नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप. इज इट ओके टू एवरीवन? क्लियर है क्या? हाँ बेटा, अब मैं यहां से आपको आगे लेकर आ रहा हूं. सर दिस इज इमेजिनरी ना, मतलब कोई लाइन थोड़ी ना होगी, लेयर्स थोड़ी ना होगी बेटा.
लेकिन आप जैसे बोलते हो कि वैलेंस सेल है, तो वैलेंस सेल है तब एक्चुअल में थोड़ी ना कोई शेल बना हुआ है। आप तो यही मानते हो ना कि जिस रेडियस पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उस उसको अगर हम एक स्फीयर जैसा कंसीडर कर लें तो उसे हम वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं। यही बोलते हो आप ना? तो वैसा ही आप यहाँ भी कंसीडर कर सकते हो। यू कैन जस्ट टेक इट लाइक दैट। नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, इफ दिस डेल्टा ईजी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। अगर ये ऑलमोस्ट किसके बराबर है? अगर इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड कंडक्टर। फिर हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? कंडक्टर के नाम से जानते हैं। इट मींस ये जो वैलेंस सेल है हमारे पास, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमारे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट मिक्स्ड। जिसको भी मन किया टहलते घूमते बाहर चला गया, क्लास में टीचर नहीं है, जिसको भी मन हुआ वो क्लास के अंदर चला गया, है ना? तो मैंने बोला बेटा कि बाहर क्या हो गया, क्लास में टीचर है ही नहीं, तो जिसको मन किया बाहर जा रहा है, जिसको मन किया वो अंदर आ रहा है। तो ऐसे केस में हम उसे क्या बोल देंगे? कंडक्टर। अगर बेटा हमारे पास डेल्टा ईजी की वैल्यू बहुत ही बड़ी है, दैट इज मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा है ना? ऐसे केस में वी कैन से दैट इफ इट इज वेरी लार्ज, then in that case you can say that it is insulator. और थर्ड है बेटा, if delta Eg is very small, then in that case you can say such type of substance is called semiconductor. डन है क्या? तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस हो गया, सेमीकंडक्टर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जहां पे अगर आप उसको स्लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो इट विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ कंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ इंसुलेटर इन स्पेशल सिचुएशन विच विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ कंडक्टर। डन है क्या? ये कोई दिक्कत है इसे समझने में? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ बेटा, डेल्टा ईजी बहुत बड़ा होगा, मैंने वही तो लिखा है यहाँ पे, इफ डेल्टा ईजी इज मच मोर ग्रेटर देन जीरो और यू कैन से वेरी लार्ज, देन इन दैट केस यू कैन से इट इज इंसुलेटर। इफ डेल्टा ईजी इज इक्वल टू जीरो और यू कैन से बेटा दे आर जस्ट ओवरलैपिंग, देन यू कैन से इट इज कंडक्टर। और लास्ट क्या है? अगर डेल्टा ईजी थोड़ा सा छोटा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा छोटा है, कम वैल्यू रख रहा है, वैसे केस में वी कैन से दैट इट इज सेमीकंडक्टर। डन? ओके, तो अभी मैं इतने पे ही एंड नहीं कर रहा, आई एम जस्ट एडिंग फ्यू मोर पॉइंट्स हियर, बट जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट वेट फॉर 10 seconds, आई एम जस्ट बैक। फॉर द इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो मैं वैल्यू ही लिख देता हूं, कंफ्यूजन हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आई एम राइटिंग द वैल्यूज, तब तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा ना। एज आई टोल्ड यू, डेल्टा ईजी इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डेल्टा ईजी इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इट इज फाइन। ठीक है ना? तो क्या अभी जो मैंने आपको बोला ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो गया है ना? सो आई जस्ट टोल्ड यू कि हमारे पास अगर इस डेल्टा ईजी की वैल्यू ग्रेटर देन सम वैल्यू है तो वैसे केस में कुछ लार्ज गैप है इनके बीच में, देन इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। इफ द गैप इज वेरी स्मॉल देन यू कैन से दैट इट इज सेमीकंडक्टर, एंड इफ बोथ आर ओवरलैपिंग then in that case you have to say that this one is nothing but a conductor. Now I am taking you to the next part, है ना? नेक्स्ट वन पे आते हैं। अगर मैं इस मेटल, इस इंसुलेटर, इस सेमीकंडक्टर, इन सब की बात करूं तो आप एक दो चीजें और भी तो कंक्लूड कर सकते हो। मेटल के केस में क्या होगा? इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, कंडक्टिविटी हाई होगी ना? इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, ये रेजिस्ट कम करेगा और कंडक्शन ज्यादा करेगा। इन सेकेंड केस हम बोलेंगे इंसुलेटर के पास बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी होगी,
वो रेजिस्ट ही करेगा, वो कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा, है ना। वो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं जिससे वो आसानी से कंडक्ट करा पाए एक जगह से दूसरी जगह। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स, ये एक स्पेसिफिक होगा बेटा, ये इमीडिएट होगा, किसके बाद होगा आपके, समझो तो ये इन दोनों के बीच का हो गया, बीच की कड़ी हो गई, जो कि दोनों तरह का बिहेवियर रख सकता है ना। जहां पे हमारे पास रेजिस्टिविटी जो होगी वो धीरे धीरे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। तो रेजिस्टिविटी कम होने का मीनिंग क्या हुआ, अगर रेजिस्टिविटी कम हो रही है तो कंडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास हमारा टेम्परेचर हाई है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो रही है, किसमें कम होगी है, रेजिस्टेंस, सॉरी, इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ओनली। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। डन तो है ना, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिखाना चाहो तो इस तरह से दिखा सकते हो। ये मान लो मेरे पास वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, दे आर जस्ट ओवरलैपिंग, देन इट इज कॉल्ड मेटल और कंडक्टर, है ना। दिस वन इज कंडक्शन बैंड, दिस वन इज वैलेंस बैंड। If there is some distance between them, then it is called semiconductor. This one is conduction band, this one is valence band. And if distance between these two is very very large, कोई jumping होगी ही नहीं, then it is called insulator. This one is conduction band, this one is basically valence band. Done? अब तो ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। Now should we move for the next part? तो हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है इस चैप्टर में बेटा, मैंने आपको बेटा सेमीकंडक्टर के लिए बताया कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे इट्स रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने का मतलब हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वहां पे, जो कंडक्शन को रपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो कम होगी, तो वो ज्यादा कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो मैंने ये सेमीकंडक्टर्स के लिए आपको ये बात बताई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मुदित, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो बेटा, कि अगर हम लोग कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पे रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा आर डेल्टा थीटा। आपको अगर याद हो तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया है ना। ओके बेटा, चलो फिर आगे बढ़ाता हूँ। यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। तो आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज किस तरह से हम सेमीकंडक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या क्या उसके डिविजन्स हैं, उनके बारे में हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। I am dividing this semiconductor into two parts. The first one is called intrinsic semiconductor. And the second one is called extrinsic semiconductor. अब ये दोनों क्या है बेटा, दोनों को समझा जाए। ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या होते हैं ये समझा जाए। देखो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, नो बेटा, ये जो आप पी और एन टाइप बोल रहे हो ना, दे आर बेसिकली इंट्रिंसिक, सॉरी दे आर बेसिकली एक्सट्रिंसिक। तो ये एक्सट्रिंसिक के दो टाइप है ना। तो अभी हम एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक को पहले समझ लें फिर आते हैं, है ना। तो ध्यान से देखा जाए, इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या है, एक्सट्रिंसिक का मीनिंग क्या है, ये समझो। As the name suggests, intrinsic means internal properties के कारण कोई चेंज हो रही होगी, और एक्सट्रिंसिक का मीनिंग क्या होगा, जहां पे आप एक्सटर्नली बाहर से कोई चेंज कर रहे हो जिससे हमारा सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्शन को कर रहा है ना। तो कंडक्शन कराने के लिए बाहर से कोई चेंज कर रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक। अगर कंडक्शन कराने के लिए इंटरनली कुछ ऐसा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण कंडक्शन मान लो होना इंक्रीज कर गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे,
it is called intrinsic. So there are two type of semiconductors. The first one is called intrinsic and the second one is called extrinsic semiconductor. I am just starting with intrinsic one. मैं पहले intrinsic के साथ start कर रहा हूँ. टेम्परेचर एक्सटर्नल है नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रिंसिक के केस में, बाहर से हम लोग चार्ज कैरियर्स डालते हैं. जहां पे आप बाहर से चार्ज कैरियर्स इंपिंज कर रहे हो, बाहर से आप डाल रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक बोलेंगे. और जहां पे इंटरनली वो डेवलप हो जा रहा है उसे आप यहाँ पे जहां बाहर से डाल रहे हो उसे एक्सट्रिंसिक बोलेंगे. जहां इंटरनली डेवलप हो जा रहा है उसे हम लोग इंट्रिंसिक के नाम से जानेंगे. ठीक है, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स में इंट्रिंसिक वाला जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे. सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, ध्यान से देखते हैं. हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छे बेटा. आप इसे प्योर कह सकते हो और दूसरे बारे में थोड़ी बहुत आप डोपिंग करोगे, है ना, दूसरे में आप डोप कर दोगे. मान लो कि मैं अभी आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा बहुत जूस वूस पी के पढ़ाना शुरू कर दूं, है ना, तो एनर्जी लेवल में डिफरेंस आएगा ना. तो इम्प्योरिटी बोलो आप उसको या उसको डोपिंग बोलो, है ना. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि अगर हम लोग कोई चीज बाहर से उसमें डोप नहीं किए हैं देन इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक. वो खुद है बेटा, वो बिल्कुल प्योर है. And if you are just doping it with some external substance, है ना, in that case it is called extrinsic. So I am starting with intrinsic one. Try to understand. मैं यहाँ पे जो points लिखता जा रहा हूँ बेटा, इनको ध्यान से सुनते जाना. The points are very very important. First of all, I am drawing the energy bands. मैं सबसे पहले बेटा energy band से ही start कर रहा हूँ. मान लो हमारे पास दो energy bands थे. I am just showing both the energy bands one by one. Here this one is basically conduction band and this one is basically our valence band. Okay, initially क्या है, इसके बीच का जो energy gap है, this energy gap is delta Eg and the value is less than 3 electron volt in this case. Okay, this one is less than 3 electron volt. होता क्या है, at T equal to 0 Kelvin, अगर हम लोग यहाँ पे किसी तरह का कोई टेम्परेचर नहीं रखें, 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट 0 है मेरे पास, इन दैट केस दिस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड. ये क्या है, मेरे पास फील्ड है. नीचे वाला बैंड कौन सा था, वैलेंस बैंड, इट इज फील्ड. बट एट द सेम टाइम दिस बैंड इज द कंडक्शन बैंड इज बेसिकली एम्प्टी. दिस वन इज एम्प्टी है. तो नीचे पास ये बैंड था हमारे पास वैलेंस बैंड, इट इज कंप्लीटली फिल्ड. एंड द सेकेंड बैंड इज कंडक्शन बैंड हियर. दिस कंडक्शन बैंड इज बेसिकली एम्प्टी हियर. ओके, अब आगे की बात कीजिए. मैंने सबसे पहले क्या बोला, हमारे पास क्या है, दो बैंड्स हैं, एनर्जी बैंड्स हैं, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है. वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है. किस टेम्परेचर पे, 0 पे. अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जंप करके ऊपर जाने लगेंगे. जब इलेक्ट्रॉन नीचे से जंप करके ऊपर जाएगा तो नीचे कुछ वैकेंसी क्रिएट होगी. क्या, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज होल्स. यहाँ पे उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, होल का नाम देते हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज नॉट ओनली द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बट एट द सेम टाइम होल्स विल ऑल्सो स्टार्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हमारा ये जो होल्स है बेटा, वो भी हमारे चार्ज कैरियर्स की तरह काम करते हैं. दे विल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इज इट ओके? सो एज आई टोल्ड यू, जैसे ही बेटा हमारे पास क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन एक जंप मार के यहां पहुंचा, यहां क्रिएट हो गया एक होल और यहां पहुंच गया इलेक्ट्रॉन. ये भी एक चार्ज कैरियर, ये भी एक चार्ज कैरियर्स. एट द सेम टाइम टू चार्ज कैरियर्स विल बी जनरेटेड. डन? Hopefully you are understanding my point. One thing is clear, the mobility of electron is much more greater than mobility of holes. But create तो हुआ ना, वो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में रोल तो प्ले करेगा. It will also play its role in producing some current. तो ये पॉइंट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके,
हाँ बेटा, एक्चुअली होल्स आर नथिंग बट एम्प्टी स्पेसेस, है ना, ये एम्प्टी स्पेस है। और इसके अगर मोशन को भी समझो, देखो ये सब चीज थियरी में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूँ। दिमाग में अगर लाना चाहो कि कैसे भाई ये एम्प्टी स्पेस कैसे मूव करता होगा, बहुत प्यार से ये भी समझ सकते हो। मान लो कि यहाँ पे प्लस है बेटा, यहाँ माइनस है ना, मैंने बैटरी के साथ जोड़ा है इसको, इस साइड प्लस है, इस साइड क्या है, माइनस है। यहाँ पे हमारा जो है एक, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये होल मान रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, है ना, तो ऐसे ही समझाता हूँ, प्लस माइनस की जरूरत भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ जंप मार जाएगा, जंप मारेगा तो ये स्पेस वैकेट, ये स्पेस जो है फिल्ड हो गया और यहाँ खाली जगह हो गया। हो गया क्या, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप, तो ऑटोमेटिकली ये खाली हो गया बेटा और लेफ्ट साइड में भर गया। एंड फाइनली ये भी जंप कर गया, तो हमारे पास क्या, हमारा होल जो है एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पे मूव कर गया, है ना, कंडक्शन हो गया क्या। तो दिस इज द वे यू कैन से दैट द होल्स विल मूव, होल्स के कारण जो कंडक्शन होगा, दिस इज द वे, है ना, तो ये तरीका होगा। तो ये भी हमारे एक चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा। और कैसे करेगा, आई जस्ट शोन यू, मैंने जस्ट आपको ये चीज दिखा दी है यहाँ पे, तो जरूरत नहीं थी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर थियरी। मैं थोड़ा सा ऐसे ही भावनाओं में बह के आपको बताने लग गया था। आ जाते हैं वापस से टॉपिक पे, है ना। प्लीज सी माई क्वेश्चन। इतनी देर से यही तो बता रहा था बेटा, क्या बता रहा था मैं इतनी देर से, कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, वैलेंस बैंड से निकलेगा और कहा जंप कर जाएगा, कंडक्शन में। कंडक्शन में चला गया तो कंडक्शन में भी एक आपके पास चार्ज कैरियर बन गया, एंड एट द सेम टाइम वैलेंस वाले में भी एक चार्ज कैरियर बन गया, दैट इज अ होल। वहां पे होल के फॉर्म में, ऊपर में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। चलो आगे आता है। नाउ आई एम राइटिंग फ्यू मोर थिंग्स। फर्स्ट मैंने लिख दिया था कंडक्शन बैंड एम्प्टी, वैलेंस बैंड हमारे पास फील्ड है एट 0 K। नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर यहां पे बढ़ाओगे, क्या होगा बेटा, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन इन दिस केस, if you increase the temperature of free electrons, electron will jump, electrons will jump from conduction band to, sorry, valence band to conduction band, to conduction band, and two charge carriers are formed. Two charge carriers are produced. Our first charge carrier is electron, electron in conduction band, and holes in valence band. सो थियोरिटिकल बातें अभी एक दो और बची हैं, वो भी लिख दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलो फिर यहां से आगे आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, the next point is if you want to find the number of charge carriers in this case, previous पेज चाहिए, देखो जल्दी से। Is it fine? Okay beta, so now I am writing here, number of charge carriers can be written as, अगर मैं इसके फॉर्मूले को लिखना चाहूं, आई एम राइटिंग एन ई, दिस एन ई कैन बी रिटन एज एन नॉट ई टू दी, देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बिना मतलब का है, किसी काम का नहीं है। क्या करोगे उससे बेटा, टू एंड फ्रो करा के,
ऑसिलेशन कराना है? नहीं, करा लो ऑसिलेशन भी। मतलब आप लोगों को तो कभी कभी कुछ चीजें बताना भी मुझे भारी ही पड़ जाता है। अब ऐसे मैं सिर्फ बोल देता कि होल्स मूव करती हैं तो मान लेते, है ना। मैंने दिखा दिया तो इनको अब ऑसिलेशन दिखने लग गया। बेटा थोड़ा सा जो है, मतलब हमें कभी कभी जो है ना, दुनिया की सारी चीजें एक जगह पे लगा के नहीं सोचनी होती है ना। थोड़ा सा हमें स्ट्रेट भी सोचने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर बार जिगजैग सोचेंगे तो हर बार जिगजैग ही होता रहेगा, है ना। थोड़ा स्ट्रेट सोचते हैं। स्ट्रेट सोचना था बेटा, मैंने आपको बस दिखाया कि लोगों को लगता है खाली स्पेस कैसे चार्ज कंडक्ट करेगा। मैंने आपको ये दिखाया था वहां पे कि देखो ऐसे खाली स्पेस चार्ज कंडक्ट कर सकता है। अब वैसे थोड़ी ना चार लाइन बनाने जा रहे हैं, हम तो यही दिखा रहे हैं ना कि खाली स्पेस बनता गया, एक साइड में स्लाइड होता चला गया, यही दिखाया। अब एक जगह कैसे दिखाता उसको मैं, तो मैंने चार लाइन में दिखा दिया था, तो आपको वो जिगजैग दिखाई देने लग गया। पहले आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे लेके चले जाओ, और कुछ कर दो उसमें। मतलब क्वेश्चंस, चलो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअल में जानते हो इससे और कुछ नहीं होता है, इससे पूरा का पूरा जो है ना मोमेंटम खत्म हो जाता है। पूरा मोमेंटम खत्म होने का मतलब, अब मैं पढ़ा क्या रहा था मुझे अब यही ध्यान में नहीं होता। तो प्लीज बेटा ये सब मत किया करो बिना मतलब के क्वेश्चंस। क्या मतलब था, अगर होल पीछे ही चला जाता तो क्या कर लेते उससे? उससे आप कहना क्या चाहते हैं? कोई कंक्लूजन हो रहा होता तो कुछ समझ में आता, बिना मतलब। चलो मैं वापस आ रहा हूँ, शायद मैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आपको बता रहा था। तो देखो ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, द फॉर्मूला इज नॉट यूजफुल एट ऑल। ये किसी तरह से यूजफुल नहीं है, बस लिखने के काम आता है, क्योंकि इसका ना कोई डेरिवेशन जानना है हमें, ना कुछ जानना है, ना इस पे कोई न्यूमेरिकल्स पूछे जाने हैं। तो बस सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नोइंग दैट फॉर्मूला आई एम जस्ट राइटिंग इट, कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालना हो, इट विल बी इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई जी डिवाइडेड बाई 2 kT के इक्वल होता है। जहां पे अगर हम टर्म्स की बात करें तो डेल्टा ईजी हमारे पास क्या है, इट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। के क्या है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर। ये बस हमें इतना बताने के काम आएगा कि एन ई की वैल्यू कहीं निकालनी हो, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालना हो, तो हम इस तरह से उसे कैलकुलेट करने में हेल्प में लेकर आ सकते हैं। ओके, ये हमारे पास कुछ थर्ड पॉइंट था। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम एक बात और जानेंगे। इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास जो एन ई की वैल्यू होगी ये एन एच के बराबर होगी। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जब हम बोलते हैं तो किस सेल में ये होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं कंडक्शन सेल में। और ये नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होंगे। नंबर ऑफ होल्स का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स ये हमेशा हमारे वैलेंस सेल में होंगे। ये तो हमने अभी भी देखा था, जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक होल क्रिएट होगा। और अगर होल क्रिएट हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर फॉर्म हुआ, एक होल नीचे फॉर्म हुआ, दोनों के दोनों चार्ज कैरियर्स की तरह आपके काम में आ सकते हैं, आपके यूज में आ सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पॉइंट, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई मल्टीप्लाइड बाई एन एच। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये ऐसे तो यहाँ पे तो आप आराम से समझ सकते हो कि आपका एनई जो है वो भी नंबर ऑफ, ये भी आपका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, एनएच भी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, है ना। सो यहां से अगर मुझे एनआई की कभी जरूरत पड़ी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालने की जरूरत पड़ी, आई कैन यूज रूट अंडर एनई मल्टीप्लाइड बाई एनएच हियर। मैं यहां से अपने आंसर तक पहुंच सकता हूँ। ओके, तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आप मान लो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, वहां पे एनई की वैल्यू मान लो किसी जगह पे बहुत ज्यादा हो गए तो एनई एनएच कम होगा, लेकिन मल्टीपल इनका और उसका रूट निकालने के बाद नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हमें निकालेंगे। आई इज इन सबस्क्रिप्ट सर, एग्जैक्टली बेटा, दिस आई इज इन सबस्क्रिप्ट, है ना। आप चाहो तो यहाँ भी आई ही लिख दो तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दिस वन इज बेसिकली एन आई।
Number of charge carriers is represented by Ni, and I am writing here Ne is equal to Nh is equal to Ni. So if you are multiplying Ne and Nh, आप यहाँ पे इसको Ni से represent कर सकते हो. If you are multiplying Ne and Nh, you will get Ni square, and this Ni square can be written as Ne square को आप अगर Ni में convert करोगे तो it will be equal to root under Ne multiplied by root under Nh. Done? तो ये एक तरह से इसका ज्योमेट्रिकल मीन होने वाला है. ये थोड़ा सा काम का फॉर्मूला है, कहीं कहीं पे यूज में आ सकता है. अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. सो प्लीज लिसन टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू ऑलरेडी नो दैट if I am writing I net here, this I net is nothing but IE plus IH. इन दोनों के सम के बराबर होगा. कुछ करंट हमारे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण आएगा, कुछ करंट हमारे पास होल के मूवमेंट के कारण आएगा. इस I को क्या आप NEAVD लिख सकते हो क्या? हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं क्या, ये हम जानते हैं. यहाँ अगर आपको थोड़ा सा इस E में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से दोबारा से लिख दे रहा हूँ. Ne is, चलो यहाँ सबस्क्रिप्ट में डाल दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ओवर वन इलेक्ट्रॉन multiplied by A, that is area of cross section of the wire, multiplied by VD, that is drift velocity. क्या यही हुआ करता था? If I am writing it, मैं यहाँ पे सिंपल वे में क्या करूं आगे, मैं इसको NH multiplied by, देखो चार्ज तो इसके ऊपर भी प्लस E के बराबर ही है ना, तो आई एम राइटिंग E here multiplied by A into VH लिख दूं. देखो इसको आप VD जहां पे लिखा था ना, मैं इसको इंप्रूव करके यहाँ पे ठीक करके यहाँ पे इसको VE बना देता हूँ, है ना. VE का मतलब हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हियर आई एम राइटिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स. क्या इन दोनों के सम के इक्वल लिखने में कोई दिक्कत है आपको? मैं यहाँ से एक्चुअल में आपको कंडक्टिविटी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, है ना. तो कंडक्टिविटी की तरफ ले जाने के लिए सारे तरीके मैं अभी आपके सामने ले रहा हूँ. हियर दिस वन इज आई नेट. नाउ आई कैन डू अ वेरी सिंपल थिंग. I can just divide all of them with the help of A. तो मैं यहाँ से सिंपल J लिखने लगूंगा. J is Ne into E multiplied by VE plus NH into E multiplied by VH. क्या यही आएगा क्या? And you know that हमारे पास सिग्मा is equal to क्या होता है? J into E, और आप J is equal to लिख सकते हो सिग्मा divided by E. याद है या नहीं है ये सब फॉर्मूले बेटा? याद है या नहीं है? कोई कुछ नहीं बोल रहा. J इज इक्वल टू क्या होता है बताओ अभिनव? J इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई E. क्या हमें ये याद है? हाँ एग्जैक्टली बेटा, इट इज सिग्मा इंटू E. तो अगर हम इस सभी को E से डिवाइड कर दें, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आई विल राइट दिस वन इज सिग्मा, दैट इज J डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू Ne इंटू E मल्टीप्लाइड बाई VE डिवाइडेड बाई E प्लस NH into E multiplied by VH divided by E. And just let me know one thing, drift velocity divided by electric field can be written as mobility. Mobility होता है ना, तो I will write sigma is equal to NE into E multiplied by mu E plus NH multiplied by E into mu H. तो ये हमारे लिए बहुत काम का फॉर्मूला है. आपके पैकेज में भी एक दो सवाल इसके ऊपर दिए हुए होंगे, ठीक है ना. यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. Ne is number of electrons, E is charge on one electron, mu E is its mobility. Similarly NH is number of holes which is equal to Ne. आपको रिप्लेस करना हो कभी भी आप Ne से रिप्लेस कर सकते हो. E is basically charge on electron, charge on that particular hole multiplied by mu H is mobility of hole. Mobility of hole हमेशा कम होता है, ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉन मोबाइल होगा बट होल्स को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी. ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए आपको वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना होगा, जिससे ही वहां पे जंपिंग की पॉसिबिलिटी बनेगी. सो टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? मोबिलिटी नहीं समझ आया? अच्छा आपने वो स्टार मार्क लगाया. इज इट ओके टू एवरीवन और नॉट टिल नाउ? प्लीज लेट मी नो. ओके, सो शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट? एंड प्रिया बेटा आप डेमोरलाइज ना हो. देखो मैंने ऐसा आपको इसलिए नहीं बोला था. आपके साथ जनरली हो क्या जाता है,
आप कभी कभी भटक जाते हो, तो मैंने बस इसलिए आपको बोला था, है ना। ओके, एनआई नहीं समझा बेटा। एक्चुअली में मैंने आपको बोला कि एनआई जो है ये नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स है। आप यहां से वापस आ जाता हूं, मैं बोलता हूं इट इज नथिंग बट नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है एक तरह से कि हमारे पास जो नंबर डेंसिटी होगी टोटल चार्ज कैरियर्स की, वो हमेशा सेम होगी। एनई जो है वो बताएगा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनएच बताएगा मेरे पास नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, है ना। और एनआई बताएगा नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, एंड बोथ ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज आर सेम। एज आई टोल्ड यू, दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। एंड द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज कि हमारा जो एनआई स्क्वायर होगा, ये तो जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया, तो you are just multiplying both of them, then you will get Ni is equal to root under Ne into Nh, and it is universal formula. It is not only valid for intrinsic semiconductors, but it will also useful for calculation of extrinsic semiconductor too. Okay, now hopefully you are getting my point. Now I am taking you to the next one. थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ बेटा, because we have only 30 minutes left, so I am just increasing my speed. Now I am taking extrinsic semiconductor. अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इसको समझते हैं। देखो, एक्सट्रिंसिक का मतलब हुआ हम लोग यहाँ से बाहर से कुछ फॉरेन मटेरियल्स को इसके अंदर डोप कर रहे हैं, है ना। वी आर डोपिंग सम फॉरेन मटेरियल्स, यहाँ पे हम डोपिंग करने जा रहे हैं। अब डोप कैसा करते हैं ये समझाता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे बेटा, अगर मैं, ओ नो, थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा इससे, मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा इस पेज को, अदरवाइज आपका सीक्वेंस थोड़ा उल्टा हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से हेडिंग डाल दे रहा हूं, कोई बात नहीं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैंने बोला यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ डोपिंग कर रहे हैं। और कैसे मटेरियल्स का, कुछ फॉरेन मटेरियल्स का। मैं आपसे अगर छोटी सी बात बोलूं बेटा, कि मान लो हमारे पास इस जगह पे सिलिकॉन है जो कि एक सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन्स आसपास के सिलिकॉन्स के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाए हुए होगा, एंड सिंस इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4, तो ये 4 सिलिकॉन्स के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल डाल दूं जो कि ट्राईवैलेंट है, या जो कि हमारे पास क्या है बेटा, पेंटावैलेंट है, तो क्या ट्राईवैलेंट डालने के बाद एक बॉन्ड में हमारे एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और जब हम बेटा इसको पेंटावैलेंट यहाँ पे मटेरियल को डाल दें, वैसे केस में एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हमें देखने को मिलेगा क्या, है ना। तो दोनों केसेस में क्या हुआ, एक जगह पे जहां आपने वैकेंसी क्रिएट कर दी, वहां मतलब आपने होल्स की संख्या बढ़ा दी, और जब आपने यहाँ पे पेंटावैलेंट डाल दिया, वैसे केस में आपने वहां क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को इंक्रीज कर दिया। इन बोथ द केसेस यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। एक को आप बढ़ा रहे हो, दूसरा अपने आप क्या हो जा रहा है, जैसा था उसमें आपने किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया है। इज इट ओके? So now I am just writing both the things one by one. Try to understand. I am taking first one as N type. टेबुलर फॉर्म में लिखते चला जाता हूं, जिससे दोनों के लिए अलग अलग फिर लिखने की जरूरत ना हो। एंड द सेकेंड वन इज बेसिकली पी टाइप। एन टाइप का मतलब क्या है, हियर आई एम जस्ट पुटिंग सम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इधर फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, हियर आई एम पुटिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। And if you are putting pentavalent impurity, then automatically what will happen? Automatically यहाँ पे क्या हो गया बेटा, है ना। हमारे पास automatically क्या हुआ, हमने यहाँ पे Ne की नंबर्स को इंक्रीज कर दिया, तो Ne is much more greater than NH now. तो आप बोलोगे this one becomes majority charge carriers here. मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ज्यादातर चार्ज जो है वो हमारा क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के कारण अब यहाँ पे फ्लो होगा, और NH becomes minority charge carrier. So from here now I am taking you to the next one. The next one है हमारे पास, यहाँ पे मैं बोलूंगा बेटा, यहाँ हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को
impinge किया है. Here we have trivalent impurity. And here if you are impinging the trivalent impurity, यहाँ होल्स की संख्या आपने बढ़ा दी group 13 exactly, so automatically NH will be much more greater than Ne here. यहाँ पे NH बढ़ गया, Ne छोटा हो गया, है ना, और NH बढ़ गया, Ne छोटा हो गया, तो you can say that this one becomes majority charge carrier and the second one is minority charge carrier. क्या ये जो बात मैंने बोली आपको ये समझ में आया? नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वैलिड फॉर बोथ, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ऐसा मत समझ लेना, गलती से बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं यहाँ पे कि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो नेगेटिवली चार्ज और जहां होल्स ज्यादा वो पॉजिटिवली चार्ज. ऐसा नहीं है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली इसके ऊपर तो हमने कोई चार्ज भी डाला ही नहीं है ना, तो चार्ज, ये जो भी चार्ज है बेटा, दे आर फ्री ना. इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि अगर मैं यहाँ पे ट्राइवेलेंट डाल रहा हूँ तो उसके प्रोटॉन्स निकाल के डाल रहा हूँ, नहीं डाल रहा ना. मैं पेंटावेलेंट डाल रहा हूँ तो उसके प्रोटॉन्स निकाल के डाल रहा हूँ, नहीं ना. तो हम तो सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, कि जो बॉन्ड बना रहे थे, जो बॉन्ड में इन्वॉल्व थे, वो कहाँ पे फ्री है, कहाँ पे नहीं फ्री है. यही बस फर्क था ना, अदरवाइज तो कुछ था नहीं. तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं किया है. दैट्स व्हाई इट रिमेन्स सेम, इट एग्जिस्ट हियर. होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट. नाउ आई एम जस्ट एडिंग अ पॉइंट हियर. थोड़ा सा सुनने की मेरी कोशिश करना बेटा. ये जो हमारे पास वैलेंस बैंड होता है, इसको हम लोग यहाँ पे डोनर एनर्जी के नाम से जानते हैं. दिस वन इज बेसिकली नोन एज डोनर, है ना. और ये क्या है, हमारे पास एक्सेप्टर है. सेकेंड वन इज बेसिकली नोन एज एक्सेप्टर. तो इन केसेस में होता क्या है, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है और पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मैं इन दोनों में इन एनर्जी लेवल्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना. एन टाइप लिया, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हमने जो है वो क्या कर दी, यहाँ पे डाल दी, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएंगे. कहने का मतलब है मेरी डोनर एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी. और अगर मैंने यहाँ पे बेटा ट्राइवेलेंट वाला जो है वो हमने यहाँ इम्पिंच कर दिया, वैसे केस में मानेंगे बेटा कि हमारा जो एक्सेप्टर एनर्जी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड इट कैन इजिली एक्सेप्ट द थिंग्स. होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो दोनों केसेस में बेटा, एक में डोनर एनर्जी के बढ़ने से और दूसरे में एक्सेप्टर की एनर्जी के कम होने से, इन बोथ द केसेस द कंडक्शन विल बी रिलेटिवली इजियर. वैसे केस में हमारे पास कंडक्शन होने लगेगा. क्या ये बात आपको मेरे दिमाग की बिल्कुल समझ में आ रही है? हाँ, दो पूछो बेटा, बोलो जल्दी से. Paki sir, we are doping in valence band and then comparing with the conduction band. Okay, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया. Sir, does the doping always enhance the conductivity? Actually बेटा देखो, ये always वर्ड बहुत खतरनाक होता है ना. ये always वर्ड बहुत खतरनाक है, तो always मैं यूज नहीं करूंगा. मैं बोलूंगा अगर मैंने ट्राइवेलेंट डाला है तो वैसे में बढ़ेगा, अगर हमने बेटा यहाँ पे पेंटावेलेंट डाला है वैसे में बढ़ेगा. बाकी में क्या होगा, वी डजंट नो, वी डू नॉट नो, है ना. तो इसको तो आप समझ लिए. अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं. सो वी आर डोपिंग इन वैलेंस बैंड एंड देन, नहीं बेटा हम वैलेंस बैंड में इसे डोप कर रहे हैं. तो मैं तो बस इतना ही बोल रहा हूं ना कि वैलेंस बैंड में जब आपने डोपिंग की तो हुआ क्या, हुआ बेसिकली क्या है यहाँ पे, हुआ यही कि हमारे पास मान लो एक डोनर था, दूसरा एक्सेप्टर था, इन दोनों के बीच का गैप कम हो गया. कैसे कम हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, तो अब वो भागने के लिए ज्यादा आतुर है. तो मैं बोलूंगा डोनर वाली एनर्जी बढ़ गई है, वो चाहता है कि मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊं. और दूसरे केस में क्या है, दूसरे में हमने होल्स की नंबर को इंक्रीज कर दिया है. तो होल्स के नंबर के इंक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पे होल्स के कारण कंडक्शन बढ़ गया, और होल को हम लोग बेसिकली क्या मानते हैं, एक्सेप्टर की तरह मानते हैं. तो मैं बोलूंगा होल्स के जाने के कारण एक्सेप्टर वाली एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई. एक्सेप्टर की कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजी वे में जो है बेटा वो हमारा आगे की ओर बढ़ गया. क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है ना? इज इट ओके, इज इट ओके टिल नाउ?
बोल दो बच्चों, इज इट फाइन? चलो फिर तो यहां से मैं अब आपको आगे बढ़ाता हूँ। इफ टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, और एक का था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या है। ओके बेटा, देखो मैं मिस ही कर गया था। आज तो अब बोलती प्रिया कि सर मुझसे जो है आज नाराज ही हो रहा है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मैंने बोला बेटा कि हमारे पास क्या है, हम सिंपल वे में यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे पास दो चीजें हैं। दो चीजें कहने का मतलब प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम में तो ये दोनों चीजें हैं ना, तो हम तो पूरा का पूरा एटम डाल रहे हैं ना कहीं पे। हम थोड़ी ना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के डाल रहे हैं, या हम सिर्फ उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो व्हेन वी आर जस्ट बेटा पुटिंग, वी आर जस्ट पुटिंग बेटा डायरेक्टली, हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, सीधे सीधे हम सीधे सीधे यहाँ पे पुट कर रहे हैं किसी एटम को, तो हम उसको न्यूट्रल ही मानते हुए पुट कर रहे हैं ना, कि जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन था उतना ही उसके पास क्या था, उतना ही उसके पास प्रोटॉन है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहने वाला है। इज इट ओके? डन? तो होपफुली बच्चों यहां तक आपको सभी बातें क्लियर हो गई हैं। शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट वन? क्या मुझे डायग्राम भी बनाना है, या डायग्राम आप अपने आप समझ सकते हो? एक्सेप्टर एनर्जी कैसे कम होगी? बेटा मैंने आप समझे नहीं। एक्चुअल में हम जो है यहाँ पे कोई लेवल तो ऐसा डिसाइड नहीं किए हुए है ना, कि एक यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, ऐसा तो कोई डिसाइडेड है नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि एक में अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो ये गैप कम हो गया। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें डोनेट करने की जो है टेंडेंसी है, जो कि डोनेट कर सकता है एग्जैक्टली, है ना, वो डोनेट करने की टेंडेंसी उसके अंदर इंक्रीज कर गई है। और दूसरे में मैं बोलूंगा जहां होल्स बढ़ गई हैं, होल्स इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू पास कराने लगता है, होल्स आराम से मूव होती है, तो वैसे केस में हम बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी वहां पे जो है वो इंक्रीज कर गई है। इज इट ओके नाउ? है ना? क्या मेरी बात समझ रहे हो? हाँ बेटा, ये वर्ड्स में उसी के लिए यूज में लेकर आ रहा हूं कि हम बोल रहे हैं कि डोनर और एक्सेप्टर के बीच का जो एनर्जी गैप है इन दोनों केसेस में रिड्यूस हो जा रहा है। एक में एक्सेप्टर एनर्जी के बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की, इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग हो जाने से, और दूसरे केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, होल्स की क्राउडिंग हो जाने से, एक्सेप्ट करने की सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने से डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और होल्स के बढ़ जाने से एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जा रही है। डन? Done? Okay, so from here I am taking you to the next part. तो यहां से आगे आते हैं बेटा, हम अब यहां से पीएन जंक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पीएन जंक्शन ही से आपका मेन समझो तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो पीएन जंक्शन को हम लोग अब समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर मैं पीएन जंक्शन के बारे में बात करूं, दिस पीएन जंक्शन कैन बी ऑल्सो नोन एज डायोड। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? हम लोग इसे डायोड के नाम से जानते हैं, है ना? वी आर जस्ट नोइंग इट एज अ डायोड। अब ऐसा नहीं है ना बेटा कि हम एक जगह P बना लिए हैं, एक जगह N बना लिए हैं, और दोनों को लाकर यहाँ पे मिला दिया है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैंने एक पेन ले लिया, मान लो ये एक सेमीकंडक्टर है, देखो इसमें बीच में और बहुत अच्छी बात है कि व्हाइट व्हाइट सा शाइन भी कर रहा है ना? तो मैंने क्या किया, एक साइड में इसमें बहुत सारे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज डाल दी, एक साइड में मैंने क्या किया बेटा, बहुत सारे पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को डाल दिया। जैसे ही हमने इन दोनों तरह की इंप्योरिटीज को यहाँ पे इम्पिंज किया, अब होगा क्या यहाँ पे, व्हाट व्हाट डज इट मेक, अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे चेंजेस क्या होंगी, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा, मान लो हमारे पास ये डायोड था, सॉरी हमारे पास ये सेमीकंडक्टर था, आई एम जस्ट टेकिंग P टुवर्ड्स लेफ्ट एंड N टुवर्ड्स राइट। P होने का मतलब क्या हुआ? नहीं बेटा, कोई मीनिंग, कोई फुल फॉर्म नहीं है, बहुत लोग जानते हो और क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ पे। P को बोलते हैं पॉजिटिव टाइप, N को बोलते हैं नेगेटिव टाइप, ये भी गलत है।
एन क्या है बेटा, एन में मैं बोलूंगा एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, और पी में हमारे पास क्या है बेटा, ओके। तो और अगर हम लोग यहाँ पे बेटा सेकंड के बारे में बात करें, पी टाइप के बारे में, तो पी के बारे में मैं बोलूंगा यहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स हैं। तो जहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हुए वो हमारा पी टाइप हो गया, और जहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हुए इट इज एन टाइप। डन। तो यहाँ अब आप सोचो बेटा, आपने पी टाइप लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ होल्स हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स रिलेटिवली क्या है, लेस है। और जब मैं यहाँ पे एन टाइप की बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है बेटा, इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, है ना। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है, हमारे पास होल्स है। अब क्या करने वाले हैं इसको समझते हैं। अब जब मैंने ये पीएन जंक्शन बना दिया, तो अब पीएन जंक्शन पे होगा क्या, जैसे ही बेटा यहाँ पे मैं जंक्शन पे इन दो अलग अलग नेचर्स वाले को एक साथ लेकर आऊंगा, तो क्या होगा आप खुद सोच के देखो बेटा, क्या ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर जाएंगे। अभी तक ये लोग थे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अब जैसे ही ये कंबाइन करेंगे क्या होगा, एन साइड वाला इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो यहाँ पे अपने आप पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। और हमारे पास बेटा दूसरे साइड जो कि होल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, हाँ या ना। कुछ तो बोल दो जल्दी से, क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है। एक जगह पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये जो बीच में चार्ज डेवलप हुए बेटा, इसको अगर मैं बैटरी फॉर्म में दिखाने लगूं, तो मैं बोलूंगा इट इज नथिंग बट पोटेंशियल बैरियर। इसको मैं किस नाम से जानता हूं, इस पूरे को हम लोग अब पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानेंगे। ये जो पूरा का पूरा जोन है, इट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा समझाता हूं, समझने वाली बात है, समझते हैं दोबारा से, है ना। मैंने बोला कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास मान लो कि इस जंक्शन के पास लेफ्ट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और राइट हैंड साइड से क्या है, होल्स है। ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ कंबाइन कर गया, दे आर जस्ट कंबाइनिंग। जब ये कंबाइन करेगा तो राइट हैंड साइड वाले ने होल इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, होगा क्या। तो क्या देखो, तो एक पोटेंशियल बैरियर बन गया यहाँ पे, क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया यहाँ पे। दिस गैप इज बेसिकली नोन एज पोटेंशियल बैरियर। इस बैरियर को यहाँ पे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। होपफुली यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। क्या ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली जा रही है क्या, इज दिस पॉइंट इज क्लियर। सो नाउ आई होप कि आप पोटेंशियल बैरियर को आराम से समझ सकते हो। अब तो समझ में आ गया। चलो, तो इसके पास और भी इसके नाम है बेटा, उनको भी लिख देता हूं मैं। दिस पोटेंशियल बैरियर इज ऑल्सो नोन एज डिप्लीशन लेयर। इसको मैं क्या कहता हूं, मैं यहाँ पे इनको डिप्लीशन लेयर के नाम से भी जानता हूं। अब मेरी भाषा को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, एकदम बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसको, एकदम प्यार से समझना बेटा। मिलाएंगे कैसे, मतलब नहीं समझा मैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड बेटा। मेरे पास तो ये पेन था, मैंने बोला मैंने यहाँ पेंटावेलेंट डाल दिया, यहाँ पे मैंने ट्राइवेलेंट डाल दिया। मैंने जोड़ा कहाँ है, अलग अलग लेके मैं आके जोड़ नहीं रहा। मैं सिंपल वे में क्या कर रहा हूँ, इस साइड से एक इंप्योरिटी डाल रहा हूँ, इस साइड से दूसरी इंप्योरिटी डाल रहा हूँ। तो ये अपने आप एक साइड पी टाइप बन रहा है, दूसरे साइड अपने आप क्या हो रहा है, एल टाइप बनते जा रहा है ना। चलो फिर तो आगे बढ़ रहा हूँ। अभी एकदम घबराना नहीं है, बहुत 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 इजी इजी बातें हैं, आराम से सुनते चलना है। अगर मैं सबसे पहले पी टाइप की बात करूं बेटा, तो आप बताओ तो पी टाइप को क्या मैं यहाँ पे लोअर पोटेंशियल वाला टाइप, लोअर पोटेंशियल साइड मान सकता हूँ। ये हमारे पास क्या है, लोअर पोटेंशियल साइड है। और मेरे पास जो ये एन टाइप वाला है, ये क्या है हमारे पास, हायर पोटेंशियल साइड है। दिस वन इज बेसिकली हायर पोटेंशियल साइड। अब मेरी अगली बात को ध्यान से सुनना।
अभी तक यहाँ पे होने की टेंडेंसी क्या थी? अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मिक्स करता तो क्या टेंडेंसी थी? यहाँ पे आराम से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में डिफ्यूज कर जाते हैं और हमारे पास जो होल्स थे वो राइट साइड में डिफ्यूज कर जाते हैं और ऑटोमेटिकली बेटा हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या यही पॉसिबिलिटी थी? इलेक्ट्रॉन्स किधर चले आते? इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन की टेंडेंसी किधर रहती? किधर डिफ्यूज कर जाते? ये हमारे पास लेफ्ट। हाँ, मैं यही बोल रहा था बेटा कि अगर हम लोग यहाँ बोले कि आराम से इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होती? लेफ्ट साइड आ जाने की। और हमारे प्रोटॉन्स की टेंडेंसी सॉरी हमारे होल्स की टेंडेंसी क्या होती? डिफ्यूज करके राइट साइड चले जाने की। नॉर्मल टेंडेंसी तो यही होती ना। ऐसे केस में करंट हमारा डेवलप होता। अब आगे आते हैं, यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर बन गया, क्या इसके कारण भी करंट डेवलप होगा क्या? और इस बार करंट जो डेवलप हो रहा है ये कैसे डेवलप हो रहा है? राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। क्या राइट से लेफ्ट की तरफ हमारा करंट डेवलप हो रहा है? तो हमारा जो डिफ्यूजन के कारण करंट था वो लेफ्ट टू राइट था। हमारा जो ड्रिफ्ट के कारण करंट है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। आप वायर में करंट को क्यों फ्लो कराते हो? क्योंकि वहां ड्रिफ्ट होता है। आप एक साइड पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हो, दूसरे साइड नेगेटिव रखते हो, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। यही करते हो ना? तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके जो आप करंट को यहाँ पे मूव करा रहे हो उसे हम ड्रिफ्ट करंट का नाम देते हैं। और जो हमने ऑटोमेटिक यहाँ पे नेचुरल जो फेनोमेनन था उसके कारण जो करंट यहाँ पे डेवलप हो रहा था, जिसे हम डिफ्यूजन के कारण मान रहे थे, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। इज इट ओके टू एवरीवन और नॉट? जस्ट लेट मी नो बेटा, क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो रही है? तो मैं यहाँ पे दो तरह के करंट की बात कर रहा हूँ। एक बोल रहा हूँ बेटा डिफ्यूजन करंट, दूसरा बोल रहा हूँ मैं आपको ड्रिफ्ट करंट। इज दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर टू यू? सो आई एम जस्ट राइटिंग दीज टू पॉइंट्स फॉर यू। मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखते हैं इसको, है ना? आई एम राइटिंग द फर्स्ट पॉइंट। मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ। ड्रिफ्ट करंट कैसे आया? अभी जस्ट आपको बताया बेटा, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव का जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया, इसके कारण वहां पे ड्रिफ्टिंग हुई, जिसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे, है ना? जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उससे जो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग हुई उसको हम लोग क्या नाम देंगे? ड्रिफ्ट करंट का नाम दे देंगे। डिफ्यूजन है ये? नहीं बेटा, डिफ्यूज का मतलब क्या हुआ? डिफ्यूज का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे में अपने आप उसको छोड़े हुए ऑटोमेटिकली एक तरफ से दूसरी तरफ, नेचुरल जो इनका फिनोमेनन है उसके तरफ से जो मूव कर रहा है। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब क्या हुआ? करंट हमारा राइट टू लेफ्ट है ना? होल्स का टेंडेंसी है राइट साइड में डिफ्यूज कर जाने का, तो वो क्या हो गया आपका? वो भी करंट को राइट साइड में लेके जा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा सिंपल वे में इस बीच वाले पॉइंट की, तो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होने का टेंडेंसी है। इस टेंडेंसी के कारण जो करंट हुआ है इसको हम क्या कह रहे हैं? ड्रिफ्ट करंट कह रहे हैं। अगर डिफ्यूजन ज्यादा हुआ तो वैसे में डिफ्यूजन को डोमिनेटिंग मान लेंगे, और अगर ड्रिफ्ट ज्यादा हुआ तो उसे डोमिनेटिंग मान लेंगे। यहाँ पे आगे इन दोनों कॉन्सेप्ट पे हम लोग बायसिंग के बारे में बात करेंगे। तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, पहले इन दोनों के डेफिनेशंस को लिख लेते हैं हम लोग। तो आई एम जस्ट राइटिंग देयर डेफिनेशंस वन बाय वन। ओके, सो आई एम राइटिंग डिफ्यूजन करंट। क्यों आ रहा है डिफ्यूजन करंट? It will develop due to diffusion of electron from कहां से कहां आ रहा था? फिर मैं बार बार आज एक गलती क्यों कर रहा हूं? नहीं, अच्छा दो पेज खाली है, कोई बात नहीं। मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा कि हमारे n से p के साइड में आ रहा है, तो आई एम राइटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n टू p साइड एंड होल्स फ्रॉम p टू n साइड। इज इट फाइन और नॉट बेटा? क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये करंट क्यों डेवलप हुआ बेटा? ये हमारे इलेक्ट्रॉन के एक साइड से दूसरे साइड और प्रोटॉन और हमारे होल्स के एक साइड से दूसरे साइड जाने के कारण हुआ।
यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो, इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आई एम राइटिंग ड्रिफ्ट करंट नाउ, एंड व्हाट इज दिस ड्रिफ्ट करंट? ये ड्रिफ्ट करंट क्या है हमारे पास? तो ड्रिफ्ट करंट के बारे में मैं अगर बात करूं, तो ड्रिफ्ट करंट क्यों डेवलप हुआ? यहाँ पे एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि इसके कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का होगा हमारा मूवमेंट, है ना? और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जस्ट क्यों होंगी? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यू शुड राइट इट विल डेवलप ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर, ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर एंड मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इज इट ओके? ये हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होगा। ओके, जानते हो मैं जब बच्चों को समझाता हूं तो मेरा बताने का एक दूसरा तरीका होता है। मैं बोलता हूं मान लो कि दो स्कूल के बच्चे थे, बीच में एक कॉमन ग्राउंड था, आराम से डिफ्यूज होके सब बच्चे खेल कूद रहे होते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बाद में क्या हुआ कि दोनों स्कूल के मैनेजमेंट ने बीच में एक बना दी वॉल। क्या बना दी? एक बना दी दीवार। अब क्या है बेटा, एक स्कूल के बच्चों को दूसरे के साथ खेलना है तो क्या करना पड़ेगा? वो दीवार फांद कर जाना पड़ेगा, उसे बिल्कुल जंप करना पड़ेगा। इज इट ओके और नॉट? है ना? तो अब जिसके पास एनर्जी होगी वो उसे बिल्कुल एक साइड से दूसरी साइड जंप कर जाएगा और जाके खेल लेगा, लेकिन जिसके पास एनर्जी नहीं होगी वो नहीं खेल पाएगा। यही है ना? तो हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है बेटा, वो यही चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की बात करूं, मुझे यहाँ पे मान लो इसका ग्राफ ही प्लॉट करने का मन करता है। मैं बोलता कि मैं यहाँ पे चाहता क्या हूं, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द डायग्राम अगेन, और मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर का डायग्राम, सॉरी, मैं यहाँ पे इस पोटेंशियल के डायग्राम को ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैंने अभी यही बोला था ना, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो अगर मैं इतने दूर के लिए पोटेंशियल का डायग्राम ड्रॉ करता तो मैं क्या बोलता? इनिशियली हमारे पास पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है ना, इट इज नेगेटिव। सॉरी, दूसरे कलर से बना देता हूं। हमारे पास ये क्या है? नेगेटिव है। यहां से ये वैल्यू बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते यहां तक हो गई, और इसके बाद ये क्या हो गई? इस साइड पॉजिटिव हो गई। यही सिचुएशन है ना? तो मैं यहाँ पे अगर इस पे वोल्टेज को मानूं और इस पे मैं लेंथ को रिप्रेजेंट करूं, मैं विड्थ को रिप्रेजेंट करूं, ये मेरे पास विड्थ है, तो क्या मेरे पास इसी तरह का डायग्राम बनता है? यहाँ मैं यहाँ चार्ज डेंसिटी को बनाने जाता, मैं मान लो अभी वोल्टेज बना रहा था, मैं इसी जगह पे चार्ज डेंसिटी को बनाने जाता। आप बताओ बेटा, चार्ज डेंसिटी कैसी हो गई है मेरे पास? लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वाली, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वाली, क्या यही हुई थी? है ना? तो दिस टाइम व्हाट आई हैव टू डू, इस बार मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग मुझे सजेशन दो, मैं वही काम कर देता हूं। आई एम जस्ट शोइंग यू कि हमारे इस साइड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है और इस साइड में क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। क्या आराम से ऐसा भी हम दिखा सकते थे यहाँ? हाँ या ना? आप बताओ मुझे। सो ये सब हमारे यहाँ पे कर्व्स हो जाते हैं जिससे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। बेटा आप शायद इस पोटेंशियल बैरियर को अभी भी नहीं समझ पाए, है ना? आप शायद अभी भी नहीं समझ पाए, मैं दोबारा से बताता हूँ, कोई बात नहीं है। मैंने आपको बस इतना बोला बेटा कि ये जो बिल्कुल बाउंड्री पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे ना, ये दोनों मिक्स हो गए, कंबाइन हो गए, तो पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब अभी भी तो लेफ्ट साइड में क्राउडेड है ना हमारे पास होल्स, तो वो तो चाहेगा ना कि हम अभी भी चले जाए राइट साइड में, तो कौन जा पाएगा? जो कि उस दीवार को जंप करेगा। लेफ्ट से राइट साइड, राइट से लेफ्ट साइड में कौन जा पाएगा? जो कि उस दीवार को जंप करेगा। और ये डिफ्यूजन हो रहा है, ये डिफ्यूज कर रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? डिफ्यूजन करंट। और दूसरा है मेरे पास जो मैंने बोला यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट है। ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक साइड पॉजिटिव है, दूसरे साइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं
जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट साइड में जाना चाहेंगे, और नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, वो पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव वाले को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो होल्स उसकी तरफ जाना चाहेंगे। तो ये जो हो रहा है, जो कि हमारे इस पोटेंशियल बैरियर के कारण, जो पोटेंशियल डेवलप जो हुआ है वहां पे, उसके कारण जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। और ये क्यों हो रहा है, ये क्योंकि वहां पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ है और वहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं। अगर वो माइनॉरिटी वाले नहीं होते तो क्या ये डेवलपमेंट होती, क्या वहां पे उसके कारण करंट का फ्लो होता? आंसर है नो। चार्ज कैरियर्स ही नहीं होते तो चार्ज लेकर जाता कौन, करंट फ्लो कैसे करता? इज इट ओके? डन है क्या? तो बिल्कुल ये छोटा सा पॉइंट है बेटा, दिमाग में बिठाने का है। देखो एक्चुअल में मैं थोड़ा इसके ऊपर समय भी ले गया इसलिए, क्योंकि यही समझ आ गया तो आगे फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। इस फ्लो को आप समझ चुके हो ना आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ना? अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और मेंशन कर देता हूँ। डायोड को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका होता है बेटा, हम इससे पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास पीएन जंक्शन है, तो ऐसा भी कहीं पे देख लेना, ये भी हमारे पास। प्रिया आप फिर गड़बड़ कर रहे हो, चार्ज कैरियर्स सब हैं, ऑल आर चार्ज कैरियर्स, ऑल आर चार्ज कैरियर्स। वन इज मेजॉरिटी, सेकेंड वन इज माइनॉरिटी। Majority charge carriers are producing diffusion current. Minority charge carriers are producing drift current. Minority charge carriers are not only the reason due to which the drift current is developed, but minority charge carriers in association with this potential barrier is just producing this drift current here. Done? है ना? तो दोनों हैं, बट दोनों का लॉजिक अलग अलग है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। मैं यहां से अब आपको आगे बढ़ा रहा हूं। अब मैं बेटा यहाँ पे दो तरह के बायस्डनेस की बात करता हूँ। ग्राफ को बता दूं, ग्राफ में मैंने बोला बेटा एक साथ नेगेटिव साइड था, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइड है, यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव है, और यहाँ राइट साइड आते आते क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता चला गया, है ना? और अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, राइट साइड में पॉजिटिव है, इसलिए एक साइड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ली, एक साइड में हमने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ली। डन? ओके बेटा, चलो फिर आगे आते हैं। तो आगे के पॉइंट को मैं आपको बता रहा था, ध्यान से देखते हैं। मैं यहाँ पे बेटा जो हमारे पास पीएन जंक्शन था, इस पीएन जंक्शन को हम लोग यहाँ दो तरह के बायस्डनेस के साथ समझ सकते हैं। पहला होता है हमारा फॉरवर्ड बायस्ड, सेकेंड वन इज फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द सेकेंड वन इज नोन एज रिवर्स बायस्ड। पहले को हम लोग फॉरवर्ड बायस कहते हैं, है ना, और दूसरे को हम लोग यहाँ पे रिवर्स बायस कहते हैं। अब क्या क्वेश्चन आया सर, इन ड्रिफ्ट कर, तो सॉल्व कर दिया ना, अभी बता दिया ना इसको। सर ड्रिफ्ट करंट होल्स विल आल्सो मूव ना, मैंने बोला सब मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट में भी सब मूव कर रहे हैं, डिफ्यूजन में भी, मतलब ये जितने भी कैरियर्स हैं सब मूव कर रहे हैं, मूवमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है ना? चलो आगे बढ़ाता हूं, मैं यहां से आगे आ रहा हूं। मैंने फॉरवर्ड बायस में बोला बेटा, अच्छा आपका टाइम भी हो गया, ओके कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अगर ये पी साइड है बेटा, ये एन साइड है, तो यहाँ पी साइड को हम लोग पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं और एन साइड को हम लोग नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं, तो इसे हम लोग बेटा फॉरवर्ड बायस कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज, सेकेंड क्या है बेटा हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पे बेटा पी को, ये जो पी साइड है इसको हम लोग अगर नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से जोड़ रहे हैं और दूसरे साइड को हम लोग पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से जोड़ रहे हैं, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिवर्स बायस के नाम से जानते हैं। तो ये दो चीजें हैं बेटा जो कि हमें अगले क्लास में पढ़नी है, और एक्चुअली मैं आज यहाँ तक खत्म करने के मूड में था, कोई बात नहीं, आज हम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, अगली क्लास में हम लोग इसे कर लेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बेटा, यू कैन सी हियर, this one is basically PN junction, and in the case of PN junction you are just attaching its P side with the positive terminal of the battery, then forward bias है। क्यों forward bias है, जब extend कर ही लिया है तो थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं, सुन लेना बेटा ध्यान से। आप बताओ P साइड में जो है आपके पास क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है हमारे पास, होल्स। तो होल्स को पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पुश करेगा, तो एक तरह से क्या हुआ बेटा,
हमने स्कूल के एक साइड में, दूसरे जिस साइड में हम हैं वहां पे हमने क्या की, एक सीढ़ी लगा दी। अब जैसे ही सीढ़ी लगेगा, क्या होल्स को आराम से यहाँ पे एक साइड से दूसरे साइड में ले जाना आसान होगा? एट द सेम टाइम आप अगर दूसरे साइड को नेगेटिव से जोड़ रहे हो, तो नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? इस बार आपने क्या किया, यहाँ पे आपने नेगेटिव साइड में इलेक्ट्रॉन को भी पुश करने का जुगाड़ कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स को आराम से इस साइड से इधर डिफ्यूज करा रहे हो, पॉजिटिव को राइट से लेफ्ट डिफ्यूज करा रहे हो। आराम से डिफ्यूजन करंट बढ़ गया क्या? तो जनरली हमारा डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जब बैलेंस्ड होता है तो हमारा सेमीकंडक्टर कंडक्शन नहीं कर रहा होता है। लेकिन जब हम उसको फॉरवर्ड बायस कर दे रहे हैं तो वैसे केस में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा हो जा रहा है और ड्रिफ्ट बहुत छोटा रह जा रहा है, जिससे हमारा जो कंडक्शन है वो नॉर्मल बैटरी जो आपने लगाई है उस डायरेक्शन में होती चली जा रही है। रिवर्स में क्या होता है? रिवर्स में क्या है बेटा, इस बार हम विड्थ को बढ़ा दे रहे हैं। आप देखो, जिस साइड पॉजिटिव ज्यादा था उस साइड आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। मतलब वो तो होल्स को धक्का होल्स को धक्का देने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा ना। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन्स उस साइड मूव करेंगे, तो कौन सा करंट बढ़ेगा? हमारा ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को पुश करेगा तो कौन सा करंट बढ़ेगा? ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा तो जैसे जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका विड्थ बढ़ता चला जाएगा, बाउंड्री की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना मुश्किल होता चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए पहले केस में हम बोलते हैं कि हमारे पास बेटा रेजिस्टेंस कम होता है, दूसरे केस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये सारी चीजें हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने पे ही हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। ग्राफ पेज, ओके बेटा, आई एम शोइंग यू द ग्राफ पेज। ये आपका ग्राफ पेज है बेटा। नीट में 3 क्वेश्चंस तो फिक्स्ड हैं, आएंगे ही आएंगे, है ना। नीट में 3 क्वेश्चंस आते हैं इससे, एक लॉजिक गेट से, एक डायोड से, एक ट्रांजिस्टर से। ये फिक्स है बिल्कुल, तो इतना तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास। हम लोग अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, ओके, कल मिलते हैं।